नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी सर्वा भूगोल व्याख्याता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, फर्स्ट ग्रेड और लेवल असिस्टेंट के लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शानदार जियोग्राफी अपनी शुरू कर रखी है। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज के साथ में जुड़े और क्लास को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। आज अपन देखने वाले हैं जो हिम नदियाँ होती है, हिमानियाँ होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, उन भागों से प्रवाहित जो हिमानियाँ होती है वो किस प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण करती है। तो उस वही टू टाइप यहाँ अपन देखने वाले हैं। एक हो जाएगा अपने जो इरोजन या अपर्दन से किस तरह की शिलाकृति बनाती है, दूसरा डिपोजिशन जो निक्षेपण है उसी से किस तरह की शिलाकृति है वो बनाती है। तो हो जाए तैयार अपना पेन और नोटबुक लेकर के, और शानदार क्लास आप तक आने वाली है। तो जरूर अन्य साथियों को भी जोड़ें और आप भी जुड़ जाएं और क्लास को शेयर भी कर दें। साथियों, आपका एक शेयर हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो शुरू करते हैं क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या। जब अपन तय कर लिया है कि जिंदगी में सक्षम और सफल होना है तो फिर टेंशन किस बात की है। तो हो जाए तैयार। आज अपन देखने वाले हैं हिमानियां जो है, हिमानियों के द्वारा निक्षेपित प्रमुख स्थलरूप और अपहृत स्थलरूप है, उनकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपहृत स्थलरूप। फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेबर असिस्टेंट के सिलेबस में तो है ही, वर्तमान में लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी है ही, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी ये टॉपिक आपको क्लियर मिल जाएगा तो आप जरूर जुड़े। एनसीईआरटी और आरबीएससी जो बेस है उस पर आधारित है। संपूर्ण जो सिलेबस है उसको अपन ने कवर किया है ना। तो पार्ट का फर्स्ट अपन देखने वाले हैं हिमानीकृत शिलाकृतियों का। देखते हैं हिमानियां होती क्या है। सबसे पहले ग्लेशियर क्या होते हैं, हिम नदियां कौन सी होती है। तो सबसे पहला शब्द आता है इसमें स्नो फील्ड या हिम क्षेत्र कौन सा होता है। तो बेसिकली अपन कहे तो वो एरिया जहां पर सदैव बर्फ जमी रहती है, वह क्षेत्र जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। इसका जरूरी नहीं कि वो पहाड़ी पर ही हो। यदि अपन ध्रुव पे जाते हैं तो सामान्य सा जो बेस है धरातल के आसपास वाला इलाका जो उत्तरी ध्रुव है वो आइस से ढका हुआ है। दक्षिण ध्रुव में जो अंटार्कटिका है वो बर्फ से ढका हुआ है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊंचा पहाड़ी स्तर हो, लेकिन जो जो अपन ध्रुवों से भूमध्य रेखीय प्रदेश की ओर आते हैं तो आइस जो लेवल है, आइस जो हिमरेखा है उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। जैसे हिमालय में अपन देखते हैं तो लगभग 4500 से 6000 के आसपास में हिमरेखा देखने को मिलती है। मध्य अक्षांश पे अपन देखते हैं तो लगभग ये 2000 से 3000 मीटर के आसपास की ऊंचाई तक हिमरेखा शुरू होती है। यदि अपन ग्रीनलैंड है, साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, इस भाग में देखते हैं, कनाडा वाला जो क्षेत्र देखते हैं, अलास्का वाला का दक्षिणी भाग देखते हैं, तो यहाँ पे लगभग आपको 800-900 मीटर के आसपास में ही या 600-700 मीटर के आसपास में ही हिमरेखा आपको दिखाई दे जाएगी। और ध्रुव पे पहुंच जाते हैं तो जो धरातल है उस पर ही बर्फ जमी हुई है ना। तो अपन वह एरिया, तो हिम क्षेत्र, चीख ने थोड़ा सा परेशान कर दिया। तो हिम क्षेत्र कौन सा होता है, वह एरिया जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो अब एक होती है हिम रेखा। तो हिम रेखा यानी हिम क्षेत्र का वो निचला बिंदु होता है जहां से आइस स्टार्ट हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं हिम रेखा, ठीक है ना। तो हिम क्षेत्र लिखेंगे अपन पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊंचाई के साथ हिम रेखा से ऊपर हिम स्थायी जहां जमी हुई है, स्थायी जमाव क्षेत्र जो हिम के होते हैं वो हिम क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा आता मैंने कहा हिम रेखा। स्नोलाइन कौन सी होती है, तो स्नोलाइन मुख्य रूप से जो होती है साथियों वह हिम क्षेत्र की निचली लाइन, मैंने कहा भी हिम क्षेत्र की निचली लाइन जहां से हिम क्षेत्र शुरू होता है उसको हिम रेखा कहा जाता है या स्नोलाइन कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है। यदि अपन कोई पहाड़ी क्षेत्र ले लें, यदि मैं कह दूं कि यह धरातल है, इस धरातल पर यहां पहाड़ियां हैं, मान लिया ये धरातल है, उस पे ये पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ी क्षेत्रों की अपन बात करेंगे तो इसके अंदर मुख्य रूप से यहां से बर्फ शुरू हो जाती है। ये पहाड़ियां हैं, इसको तो कलर तो अपन को पहाड़ी वाला ही देना पड़ेगा ना। एक मिनट, पैक करेंगे तभी तो होगा ना ऐसा, ठीक है। तो ये पहाड़ियां आ गई अपने समक्ष है। अब इसमें ये पहाड़ी क्षेत्र आ गया आपके समक्ष। अब इसमें बर्फ कहां से शुरू होती है, तो व्हाइट लाइन से अपन बर्फ दे देते हैं।
ये पूरा का पूरा एरिया है। अब यहाँ से ऊपर बर्फ शुरू हो जाती है, इन पहाड़ियों पर यहाँ से बर्फ स्टार्ट हो जाती है। या पहाड़ियाँ समतल भाग भी तो हो सकता है, कोई जरूर नहीं है, ध्रुवों पे जाते हैं तो समतल भाग है ये। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक लाइन है, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं हिम रेखा। क्या बोलेंगे इसको साथियों? हिम रेखा, क्योंकि यहां से बर्फ जो है उसका प्रारंभ हो जाता है तो ये हिम रेखा हो जाती है। ठीक है, और ये जो एरिया है जितनी दूर पे बर्फ जमी हुई है ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? हिम क्षेत्र। क्या कहलाएगा? हिम क्षेत्र। तो ये हिम क्षेत्र हो जाएगा। इसमें यदि अपन ये इसका सॉरी कहाँ टच नहीं है, यहां नहीं है, तो ये एरिया हो गया। तो अब अच्छा ये भी टच नहीं है क्या? ठीक है, अब इसमें अपन देख लेते हैं, ये आसमान बना देते हैं अपन, है ना। तो ये पूरा एरिया इसमें ये पहाड़ी नजर आ रहा है, तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, भाई मैं खुद बना रहा हूँ, चित्र कैसा लग रहा है वो बात तो अलग है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक है जो जो बिंदु मैं बताना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए आपको। तो ये हिम क्षेत्र हो गया, और ये लाइन जो आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये लाइन जो नजर आ रही है आपको, तो ये पूरी पूरी लाइन है मुख्य रूप से हिम रेखा कहलाती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रहा है। तो डायग्राम क्या बताता है? हिम क्षेत्र, है ना, उसके बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है हिम टोपी। तो हिम टोपी कौन सा क्षेत्र हो गया? आइस कैप्स कौन सा होता है? तो पहाड़ी की वो ऊंची चोटियां जो मुख्य रूप से देव बर्फ से ढकी रहती है। तो बेसिक से ऊंचे पर्वतीय भागों में पाए जाने वाले स्थायी हिम चादर के क्षेत्र, है ना, हिम टोपी कहलाते हैं। स्थायी हिम चादर के क्षेत्र, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर अपन जो जो बढ़ते हैं, मैंने कहा कि हिमालय प्रदेश में अपन यदि 4500 मीटर से ऊपर बढ़ते हैं तो स्थायी हिम क्षेत्र आपको नजर आ जाता है ना। तो वहां पे हिम टोपियां नजर आती है आपको। जैसे कि अभी डायग्राम अपन ने लिया था कि मान लेते हैं ये कोई धरातल है, इसमें ये पहाड़ी है और इसको अपन हिमालय कह देते हैं ना। ये अपना हिमालय का क्षेत्र है, और इस हिमालय के क्षेत्र में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यहाँ से कंटिन्यू आइस जमी हुई है, इस भाग में इतनी ऊंचाई पर यहाँ बर्फ जमी हुई है ना। तो यह किसी पहाड़ी क्षेत्र का ऊपरी भाग जहां से देव बर्फ जमी रहती है, ये वाला। ठीक है, तो इसको अपन मुख्य रूप से किस नाम से पुकार देंगे? वैसे हिम क्षेत्र ही है, लेकिन ये पहाड़ी की बात जब आ जाती है, बात पहाड़ी से यदि कर लेते हैं तो इसको अपन क्या कह देंगे यहां पे? हिम टोपी। हिम टोपी। तो एक पहाड़ी है, मान लेते हैं इस पहाड़ी का मैंने नाम दे दिया हिमालय। तो हिमालय की वे चोटियां जो देव बर्फ से ढकी रहती है, तो वो हिम टोपी की श्रेणी में आ जाएगी, या हिम टोपी के नाम से जानी जाएगी, है ना। बेसिक सी बात है, कोई ज्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं। उसके बाद में आता है प्रमुख जो हिमानियां होती है उसके प्रकार किस तरह के होते हैं। तो हिमनद कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुखतया दो प्रकार इसके होते हैं। एक तो होता है घाटी हिमनद, एक होता है गिरिपद हिमनद। घाटी ओब्लिक्स को पर्वत हिमनद भी कहा जाता है। इसको यदि पर्वत हिमनद भी अपन कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र का वह भाग जहां स्थायी हिम के जमाव पाए जाते हैं। बड़ा सुंदर लिखे ना, अपनी है जब राइटिंग ठीक तो ठीक ही लिखे ना, है ना। तो ये स्थायी हिम क्षेत्र हो गए। अब गिरिपद कौन सा हो गया? तो इसमें क्या लिखेंगे?
इसमें लिखेंगे पहाड़ी की तलहटी, यानी उसका निम्न भाग, तलहटी का वह क्षेत्र जहां हिमानी या हिम क्षेत्र, हिम जमी रहती है, क्या कहलाता है? गिरिपद हिमनद कहलाता है। ठीक है, तो दो टाइप हो गए हिमनद के, एक तो घाटी हिमनद ओब्लिक पर्वत हिमनद भी इसको कहते हैं, दूसरा हो गया अपना गिरिपद हिमनद, जो पहाड़ों की तलहटी वाला जो क्षेत्र है उस भाग में मुख्य रूप से इस तरह के यदि आइस क्षेत्र पाए जाते हैं जिनको अपन गिरिपद हिमनद कहते हैं। तो इसमें पर्वत और घाटी जो हिमनद आप भारत के जिस संदर्भ में अपन देखते हैं, तो अपने यहाँ उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं खूब सारे हिमनद मिलते हैं, जैसे गंगोत्री एक हिमनद है भारत का, बहुत महत्वपूर्ण हिमनद है ना। नंदा देवी भी हिमनद है, चोटी भी है, और नंदा देवी जो क्षेत्र है वो हिमनद का एक प्रकार भी अपने यहाँ पे है ना। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर अपना है, तो वो भी एक प्रकार का हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर, है ना। तो ये भी एक हिमनद का प्रकार है। तो ये उदाहरण के तौर पे अपन देख सकते हैं कि ये प्रमुख हिमनद पाए जाते हैं जो सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। अगला बिंदु क्या आता है साथियों? अगला बिंदु अपने समक्ष आता है, हिमानी के द्वारा अपरदनात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो हिमानियां जो, जैसे मैंने हवा की चर्चा की थी, तो अपने अपवाहन की बात की थी, अपघर्षण की बात की और शनिघर्षण की बात की थी। नदी के द्वारा अपने बात की थी, तो वो वही बातें नदी के संदर्भ में भी अपने देखी थी। लेकिन यहाँ जो बात अपन देख रहे हैं, हिमानी के अपरदन से प्रमुख शिलाकृतियां कौन सी बनती है वो तो है ही है, लेकिन उसके कार्य क्या है? तो यहाँ दो कार्य हिमानी के महत्वपूर्ण है। अपवाहन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है अब्रेशन हो जाता है जिसको अपन अपघर्षण कहते हैं, और दूसरा उत्पाटन जिसको अपन प्लंकी कहते हैं। उत्पाटन और अपघर्षण, इसको यदि अपन देखें तो अपघर्षण क्या होता है? जब हिमानियां प्रवाहित होती है साथियों, तो हिमानियों के साथ में आपको पता है चट्टानी चूर्ण होता है, शिलाखंड होते हैं, बड़े बड़े गोलाश्म और गोलाश्मिकाएं होती है, पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो हिमानी के साथ प्रवाहित होते रहते हैं। और वही टुकड़े मैंने कहा था कि जब हवा के साथ है तो भी औजार काम करते हैं, जब वो नदी के साथ है तो भी औजार काम करते हैं, और जब हिमानी के साथ है तो भी औजार का काम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से औजार का काम करते हैं, और खुद चट्टान के साथ में इनका जब घर्षण होता है तो चट्टान को ढीला और खोखला करते हैं और चट्टान को काट करके अपने साथ प्रवाहित करके ले जाते हैं। यह प्रक्रिया अपघर्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? अपघर्षण। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि अपघर्षण से वे में हिमनदी के साथ प्रवाहित सेलकण, कंकड़ पत्थर आदि सक्रिय कारक के रूप में काम करते हैं, औजार के रूप में काम करते हैं, जो चट्टानों को काट करके ढीला कर देते हैं और अपने साथ बहा करके ले जाते हैं। तो उस क्रिया को बोलते हैं अपघर्षण। ठीक है, फिर होता है दूसरा कारक, यहां पे है प्लंकिंग या उत्पाटन। अब इसमें तुषार बड़ा सक्रिय काम रोल अदा करता है साथियों। जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें दिन के समय जैसे ही रोशनी बढ़ती है तो बर्फ पिघलती है, पिघल करके पानी चट्टानों के अंदर शिराओं में घुस जाता है। और जैसे ही नाइट के समय पुनः ठंड बढ़ती है तो वो पानी जो अंदर जमा है वो अंदर घुसा पानी वो जमना शुरू कर देता है। जब जमता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है तो चट्टान को वो के ऊपर वो प्रेशर डालता है और चट्टान को ढीला करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से चट्टान को ढीला करके और कमजोर कर देता है। और वही चट्टान यदि ढीली और कमजोर होती है तो हिमानी के प्रवाह के साथ में बड़े बड़े शिलाखंड उसके टूट करके और गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे, यहां जितनी भी हिमानी आगे प्रवाहित होती है उसमें बड़ा रोल है मेरे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे वो निम्न भागों की ओर प्रवाहित होती है कि नहीं, और आगे की ओर उन चट्टानी सेल खंडों को वो बहा करके ले आती है। उसको बोलते उत्पाटन या प्लंकिंग कहा जाता है। तो उत्पाटन का अर्थ है उखाड़ना या हटाना। जब हिमानी हिम क्षेत्र में शैलें तुषार के कारण तुषार हिम क्षेत्र जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से जब आइस है दिन के समय पिघलती है, रात के समय पुनः जमती है, तो इसी से चट्टानें ढीली हो जाती है। उसमें संकुचन और फैलाव होता है, चट्टानें ढीली हो जाती है, ये तुषार है।
के कारण कमजोर हो जाती है, तो हिमनद उन शैलों को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ करके अपने साथ बहा करके ले आता है। और यह क्रिया जो है मुख्य रूप से क्या कहलाती है? उत्पाटन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्पाटन कहलाती है। ठीक है ना, कहलाती साथ आएगा, लेकिन ये टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक। तो नोट्स टाइप करके हम आप तक इसलिए ला रहे हैं कि कोई बिंदु छूटे नहीं भाई, काफी अपन गहराई की बात करनी है, अपने को काफी डीपली पे तैयारी करनी है। आरपीएससी ने बहुत शानदार पैटर्न है भैया, कहे तो एक प्रकार से आरएस और आईएएस के स्टैंडर्ड के पेपर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में दे दिए हैं, है ना। तो क्यों ना अपन काफ़ी जो एनसीईआरटी है, आरबीएससी है, अन्य जो ऑथेंटिक बुक्स है वहाँ से बहुत सारा मैटर मैं बहुत पहले पढ़ता हूँ बहुत विस्तार से, और उसके बाद में आप तक मैं लिखवा करके पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत फायदेमंद है आपके लिए। तो तुषार के कारण ये उत्पाटन की क्रिया होती है, चट्टानें ढीली होकर के आगे की ओर प्रवाहित हो जाती है। दो क्रियाएं हो गई ना हिमानी की, एक तो हो गई अपघर्षण जो कि नदियों में भी है और पवन में भी है, और दूसरी यहाँ पे हो गई उत्पाटन, ये सिर्फ हिमानी में है। उत्पाटन की क्रिया जो है मुख्य रूप से किस में है? सिर्फ और सिर्फ हिमानी में है। उसके बाद में आता है हिमनद के अपर्दन से निर्मित प्रमुख स्थल रूप, यानी हिमानिया अपर्दन से कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण है वो मुख्य रूप से करती है। तो हिमानी अपर्दन से प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से है? तो हिमालय पदन से बनने वाले जो स्थलूप है उसमें है, सबसे पहला है यू आकार की घाटी, यूसेफ वैली जो होती है मुख्य रूप से, है ना। तो अपने नदी द्वारा अपने स्थलूपों में अंदर वी आकार की घाटी देखी थी ना, क्योंकि घाटी के अंदर जो अधोमुखी कटाव होता है मुख्य रूप से, तो नदियां युवावस्था में वी शेप की घाटियां बनाती है, जिसके अंदर अपने गोरजोर कैनियन देखा था, याद है तो, है ना। पढ़ा होगा, उससे पहले वाली क्लास ली है क्या? लिए आप लेंगे तभी समझ में आएगा साथियों, एक दूसरे से संरचनाएं जुड़ी हुई है। अपन दोनों को यदि कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन के साथ पढ़ेंगे तभी स्थायी याद होगा, वरना मुश्किल है मामला, है ना। तो युवाकार की घाटी। दूसरा है लटकती घाटी, हैंगिंग वेले, यानी बड़ी घाटी के ऊपर छोटी घाटी हिमानी का पानी आकर के उसमें गिरता है ना, तो दूसरी उसके ऊपर लटकी हुई सी नजर आती है ना, तो हैंगिंग वेले। इसके अलावा शरक और हिमगहर, यानी उच्च पहाड़ी क्षेत्र या हिम क्षेत्रों में पाए जाने वाले वो गड्ढे जो बर्फ से सदैव ढके रहते हैं, भरे रहते हैं, इनको हिमगहर एक प्रकार की झीलनुमा संरचना है ना। इसके अलावा टॉर्न, ये एक प्रकार की झीलनुमा संरचना, ये हिमगहर में जब पानी भर जाता है और पानी पिघल जाता है तो झील बन जाती है, या बर्फ थोड़ी लिक्विड होती है तो उसमें झील बन जाती है, तो इसको टॉर्न झील भी कहा जाता है। इसके अलावा अरेत, तीक्ष्ण कटक, अरेत या तीक्ष्ण कटक जब सरक जो है या हिमगहर है जब बड़े होते हैं, आकार उनका बढ़ता है, दो आमने सामने हिमगहर है, वो जब बढ़ते हैं तो उसके बीच की भित्ति है वो कमजोर होकर के तीखी हो जाती है और ये सतत श्रृंखला बनती है, तब उसमें एक प्रकार से कंगे के आकार में संरचना बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे अरेत बोलते हैं। उसके बाद में हॉर्न या गिरिशृंग, तो हॉर्न क्या होता है? तीक्ष्ण चोटी। हॉर्न का मतलब यहाँ क्या समझेंगे? तीक्ष्ण चोटी, पहाड़ी की जो चोटी है दोनों ओर से यदि सड़क है वो काट करके बहा करके ले जाए हिमानी, और बीच में जो कठोर शेल है वो एक तीखी चोटी के रूप में यदि खड़ी की खड़ी रह जाए, तब उसको अपन हॉर्न या गिरिशृंग कहते हैं, गिरिशृंग कहते हैं। तो ये निम्न अपर्दन से निर्मित स्थल रूप होते हैं हिमानी के, बारी बारी से इनकी संरचना और इनके प्रकार में आपको जरूर बताता हूं। अगला है कि इसमें नुनाटक, तो नुनाटक की संरचना मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में, सॉरी अपने पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और फिर आता है श्रृंग पूंछ, तो श्रृंग पूंछ है यानी मंद ढाल वाले पूंछ की आकृति के अंदर जब कटाव होता है तो श्रृंग पूंछ का निर्माण होता है। इसके बाद में भेड़पीठ शेल, जब कटाव यानी भेड़पीठ के समान होता है, इस प्रकार का सा कटाव आपको नजर आएगा, इस प्रकार की शेल है, दूर से देखने पर भेड़ सी हमें नजर आती है, तो ये भेड़पीठ शेल के रूप में संरचना बनती है, जिसको भेड़पीठ शेल कहेंगे, है ना। अभी बारी बारी से प्रत्येक को अपन देखेंगे। फिर हिम सोपान, तो ये कटाव इस रूप में हो जाता है, तो यदि सोपान सीढ़ियां सी बन जाती है तो इस तरह की आकृति को हम हिम सोपान के नाम से पुकारते हैं। और इसमें यदि काफी ऊंचाई से जब नदियों में पानी गिरता था और इस तरह की जो शेप बनती थी, इसको अपन ने झरना कहा था, याद है तो देख लेना, नदी द्वारा निर्मित आकृति भी मैंने विस्तार से डाल दी है। और अंत में आता है फ्योर्ड, ये फ्योर्ड तट है, तो ये मुख्य रूप से जो दोनों गोलार्धों में है, चिल्ली में भी है, अपने ग्रीनलैंड में भी है, साइबेरिया वाला क्षेत्र भी उसमें भी है, तो महासागर के तटों के आसपास में गहरी खाइयां होती है, फ्योर्ड, है ना, जो मुख्य रूप से
बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां की ये संरचना है, और यह भी एक प्रकार की अपरदन से निर्मित स्थलरूप है। तो ये 11 स्थलरूप बनते हैं मुख्य रूप से किसके द्वारा, हिमानी के द्वारा। तो देखते हैं बारी बार से प्रत्येक स्थलरूप है उसका निर्माण कैसे होता है, किस तरह की उसकी संरचना होती है। सबसे पहला स्थलरूप है यू आकार की घाटी। तो पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद के प्रवाह से इस प्रकार होता है कि विनिर्मित घाटी के दीवार खड़ी तल सपाट होता है, तो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान एक घाटी बन जाती है जिसको अपन यू आकार की घाटी के नाम से पुकारते हैं, है ना। आगे पेज लिया क्या, ले रखा है। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो डायग्राम यदि अपन इसका बनाएंगे तो देखो कुछ इस प्रकार के से इसका डायग्राम अपन बनाते हैं। अभी यू आकार की घाटी आप तक पहुंचा देंगे हम, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र आपके समक्ष नजर आ रहा है ये घाटीनुमा क्षेत्र है, ठीक है। यहां से चारों ओर अपन देख रहे हैं तो बर्फ जो है मुख्य रूप से इस ओर आ रही है, और ये बीच में खाई आपको नजर आ रही है। ये एक धरातल है जिसके अंदर यू शेप की जो घाटी है कुछ इस प्रकार से बन रही है। इसको मैं डायग्राम से यदि इन अरे ये कौन सा रह गया, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। अब ये एक प्रकार का अपने पास में धरातल है, और उस धरातल के अंदर जो शेप हमें नजर आती है मुख्य रूप से ये लो। तो यहां पे जो घाटी आपको नजर आ रही है साथियों, इस घाटी का नाम है यू आकार की घाटी। अब यू आकार की घाटी कैसे बनी है, मैंने यहां ये कोई चित्र किसी बुक से कॉपी न करके मैंने आप खुद बना के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब ये आपको नजर आ रही है घाटी, ये गहरी घाटी है जिसको मैं दूसरे कलर से दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा इसका पता ही चले भाई ये गहरी घाटी है। जो ब्लैक कलर ही है, थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं, ये आपको नजर आ रही है यू आकार की घाटी। इस तरह की शेप बनती है तो उसको अपन बोलते हैं यू आकार की घाटी, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो खड़े ढाल है ना, इधर वाला ढाल भी खड़ा है, और बीच में ये निम्न भाग मुख्य रूप से पाया जाता है। ये पार्श्व इसके दोनों ओर के पार्श्व काफी खड़े होते हैं, तो इसका तल सपाट नजर आता है। तल कैसा है, तल इसका सपाट है ना, लेकिन ये जो ढाल है ये वाला जो भाग है वो सीधे खड़े भाग होने के कारण इसकी शेप यू आकार अक्षर के समान होने से इसको यू आकार की घाटी कहा जाता है, ठीक है। और उसमें नदी में अपन पढ़ा था वी आकार की घाटी, और अब गोर्ज जिसके दो टाइप पड़े, गोर्ज और कैनियन। अब दूसरा आता है साथियों हैंगिंग वैले, लटकती घाटी। तो लटकती घाटी क्या होती है, तो जब मुख्य नदी मुख्य हिमानी घाटी के अंदर मिलने वाली छोटी हिमनद होता है, मुख्य हिमनद के अंदर मिलती है, जब छोटे हिमनद आकर के मिलते हैं जिनका तल ऊंचा होता है ना, तो वे सहायक घाटियां मुख्य घाटी में लटकती प्रतीत होती है। इसलिए ऐसी छोटी घाटियों को क्या कहा जाता है, लटकती घाटी कहते हैं, हैंगिंग वैले। जैसे इसे लग रहा है वो कहीं लटकी हुई है ऊपर से। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम अपन बनाते हैं ठीक वैसा ही उसी प्रकार का सा डायग्राम इसका अपन बनाएंगे, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा कि हैंगिंग वैले क्या होती है मुख्य रूप से। अब इसके अंदर बड़ा हिमनद है, ठीक है। ये तो बड़े वाला हिमनद अपने समक्ष नजर आ ही रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहां से अपन देखते हैं तो यहां से एक छोटी जो घाटी है वो मुख्य रूप से इस प्रकार से लटक करके और इस बड़े वाले हिमनद में आकर के यहां गिरती है, ठीक है, ये वाली, ये वाली। तो ये एक छोटी घाटी है जो इसमें आकर के गिरती है, और ये काफी गहरी घाटी यहां होती है, ठीक है ना। तो ये गहरी घाटी है मुख्य रूप से, यहां से ये हिमनद इस प्रकार से प्रवाह हो रहा है, ये हिमनद प्रवाह हो रहा है। इसको अलग कलर से अपन दे दें तो
इसको मैं दे दूँ ये वाला कलर, और इस जो हैंगिंग वैले है इसको दे दूँ थोड़ा सा अपने पीला कलर, ताकि आपको नजर ये हैंगिंग वैले हो गई, और ये हो गए अपने दोनों ओर के स्तंभ, और उसके बाद में ये वाला भी स्तंभ हो गया। तो ये दो खड़े भाग है, इसके अंदर ये ऊपर से घाटी छोटी है, बड़े हिमनद में आकर गिर रही है, तो इसको बोलते हैं लटकती घाटी। ठीक है, और ये शेप हो गई अपने ये वाले, और ये कहाँ रह गया, चलो जी हो गई। तो इसको बोलते हैं लटकती घाटी। अब कौन सी घाटी लटकती मुख्य रूप से यहाँ पे है, तो यहाँ से बर्फ आकर के इसमें गिर रही है, और एक नई घाटी का निर्माण यहाँ हुआ है ना, ये वाली। तो ये घाटी एक छोटी ऊपर घाटी जो है आपके समक्ष नजर आ रही है, ये घाटी जो है यहाँ से हिमानी लेकर के फिर यहाँ से हिम है इसके साथ में जो है वो इसमें आकर के गिरती है। ठीक है, तो ये काफी ऊपर से नीचे छोटी घाटी में गिरा है, तो इसको कहा जाता है लटकती घाटी, लटकती घाटी या हैंगिंग वैले। ठीक है, और ये हो गई अपने पास में मुख्य घाटी, मुख्य हिमनद, मुख्य घाटी हिमनद। ठीक है, तो ये मुख्य हो गया और ये लटकती घाटी हो गई। कैसा लगा डायग्राम, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो यानी ऊपर से पानी गिरा, छोटी छोटी घाटी है एक प्रकार से कहे तो। ठीक है, अब चलते हैं अगली संरचना कैसी बनती है। टाइम कितना हो गया, एग्जाम में भी जाना भाई। ठीक है, अगला है शर्क या हिमगहर। तो हिमगहर एक प्रकार से क्या है, ऊंचे हिमालय क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से पाए जाने वाले गर्त होते हैं। जैसे क्या लिखा है इसमें, हिमानीकृत पर्वतीय भाग में शरक हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवर्ताकार कटोरे के आकार में गर्त होते हैं। क्या होते हैं, गर्त। हिमगहर, गहर यानी गड्ढा, जो बर्फ से भरे रहते हैं, जिन्हें हिमगहर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिमालय के गड्ढे होते हैं, जिसमें सदैव बर्फें भरी रहती है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब पहाड़ियां, पहाड़ी भाग है, और इस पहाड़ी भाग के अंदर मुख्य रूप से ये पहाड़ियां। अब इसमें होता है क्या, जब हिमानियां ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो बीच बीच में कटोरे के आकार में कुछ गड्ढे मिलते हैं, जिसके अंदर हिम शिखरों के ऊपर, जिसमें अंदर हिमानियां मुख्य रूप से आगे की ओर जब प्रवाहित होती है, तो बीच बीच में ये आपको नजर आ रहा है, जो बीच बीच में कुछ गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की जो शेप बन जाती है ना, इस तरह की जो शेप बन जाती है जिसमें हिम भरी रहती है, इसको हिमगहर कहा जाता है। नजर आया, तो इस तरह की जो संरचना है उसको हिमगहर कहते हैं। तो सरक या हिमगहर, सरक, तो ये सरक या हिमगहर की शेप है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से बीच बीच में हिमानी जो होती है, घाटी हिमनद जो होता है, पर्वत हिमनद जो होता है, उसकी ढाल में ऊपरी भागों पर इस प्रकार से गड्ढे बन जाते हैं, जिसमें आयश सदैव जमा रहती है। तो इसको अपन किस नाम से, सरक या हिमगहर के नाम से पुकारते हैं। बेसिक ही है ना, याद तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगली आकृति बनती है साथियों यहाँ पे टॉर्न। अब ये झील है, टॉर्न क्या है, एक प्रकार की झील है ना। ये कैसे बनती है, तो जब सड़क की तली में, वही सड़क है उसी से रिलेटेड है ना, मैं एक जो भी आकृति बन रही है पहले से रिलेटेड है, फिर दूसरी जो है उसी से संबंध बता रहा हूं। तो सड़क की तली में हिम दबाव या अपर्दन से गहरे गर्त बन जाते हैं, किसके, सड़क के अंदर ही। तो जब ये बर्फ के भरे रहते हैं, परंतु गर्मी के समय बर्फ पिघल करके और एक झील के रूप में नजर आने लग जाती है, जिससे झील का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की झीलें हैं, वो शरक झील या टॉर्न झील के नाम से पुकारी जाती है। तो टॉर्न झील कह दो चाहे शरक झील कह दो, उसके नाम से ये पुकारी जाती है। तो पहले वाली संरचना इसमें काम आ जाएगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें बन जाती है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख झीलें जो मुख्य रूप से इस भाग में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें,
और जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है। ये सड़क है, इसमें सदैव पानी भरा रहता है, आकृति सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या है, चेंज सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी भर दिया अपन ने और ये स्थायी झीलें तैयार हो गई। तो ये स्थायी झीलें मुख्य रूप से तैयार हो गई, तो यही क्या कहलाती है, टॉर्न झील कहलाती है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, टॉर्न या सड़क झील। कोई ज्यादा फर्क नहीं, रिलेटेड आकृतियां बता रहा हूं और मेरे हिसाब से इससे सस्ता तरीका कुछ है नहीं मेरे साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा जब इतना इजी आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो इसी शेप में अपन देखते हैं, तो ये बीच बीच में झीलें बनती है, इनको सर्क भी कहा जाता है जब ये बर्फ से भरे होते हैं, लेकिन जब इनकी बर्फ पिघल जाती है तब झीलनुमा शेप बन जाती है, तो सर्क झील कहलाती है। कोई फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर आकृतियां हैं, सिर्फ बर्फ पिघलने तापमान बढ़ने का ही फर्क है और कोई चेंज नहीं है। पांचवी आकृति ये क्या हो गया, पांचवी आकृति बनती है अरेत या तीक्ष्ण कटक। अब नाम अरेत के साथ मैंने लिखा है तीक्ष्ण कटक, है ना, तो अरेटे भी बोलते हैं इसको, अरेटे, है ना, अरेटे, अरेटे भी कहा जाता है। तो अरेत या तीक्ष्ण कटक, कहीं अरेटे आ जाए तो कोई कंफ्यूज और होने की बात नहीं है, बेसिक सी बात है। तो ये कहाँ कैसे बनते हैं, तो मैंने कहा सड़कों से अपरदन प्राप्त, सड़क क्या अपरदन करते हैं दोनों साइड के अंदर। अब बीच की भित्ति यदि थोड़ी सी तीखी रह जाती है दो सड़कों के अपरदन से और उनकी भित्ति दोनों सड़क आपस में खिसकते हैं, तो दोनों की भित्ति जो आपस में मिल जाती है, मिलती है, तो जो आकृति बनती है उसको अरेत तीक्ष्ण आकृति का निर्माण हो जाता है। तो पहाड़ी भागों में जब पहाड़ी के दोनों ओर निर्मित सड़क लगातार अपरदन से एक दूसरे की ओर सरकने से उनके मध्य का भाग पतला होकर के आरी और कंगी के समान हो जाता है, तब उसको अरेत कहा जाता है। तो विषय के भाग जो है आरी और कंगी के समान आकार यदि उसका हो जाता है तो उसको अपन किस नाम से पुकारते हैं, अरेत के नाम से पुकारते हैं। तो इसकी डायग्राम बताता हूं अभी मैं। कैसे बनेगा, तो अरेत, ARETE, अरेटे, अरेटे भी कहा जाता है इसको, इस पर इसका उच्चारण ऐसे भी करते हैं, कई बुक्स में मैंने देखा है अरेटे, ये शब्द भी इसके लिए काम में लिया जाता है। तो अरेट अरेटे एक ही शब्द है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, ये इसकी संरचना बनती कैसे है, तो लगातार किसके अपरदन से, सर्ग के अपरदन से। तो ये जो एक पहाड़ी क्षेत्र हम बना ही लेते हैं और उस पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि चारों ओर से अपरदन होता रहता है ना, और एक सर इस साइड से सड़क जो है उसका उत्पन्न होता रहता है ना, फिर तीक्ष्ण कटकनुमा आकृति जो है वो बनती रहती है। अब यहां सकता यहां सकता उसका अपरदन हुआ तो मध्य भाग है वो कैसा हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से कहें कि तीक्ष्ण आकृतियां बन जाती है ना, इस प्रकार की तीक्ष्ण आकृतियां है हमें नजर आती है इस प्रकार की सी। तो ये शेप जो बन जाती है, इसमें यहां जो सड़क था उसे से कटाव हो गया, इधर वाला जो सड़क था यहां से उसे से कटा हुआ, तो दोनों ओर के सड़क जब कटाव करते हैं तो बीच में कंघी के आकार की शेप है वो तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह की शेप को मुख्य रूप से किस नाम से पुकारते हैं, इस तरह की शेप बन जाती है। यहां ये सड़क है तो ये इसको मैं इनको मैं दे दूं कि ये सड़क है बीच बीच में, तो दो सड़क एक दूसरे से अपरदन करके और किसी भाग को, ये सड़क है, अब इससे इधर वाला ये भी सड़क है, समझ गए, ये भी सड़क है, तो इसने क्या किया, इस भाग को काटा, तो ये नजदीक जो जो सड़क नजदीक है तो बीच का भाग कट करके किस आरीनुमा शेप उसकी तैयार हो गई, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, अरेत या अरेटे। तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया है, अरेट या अरेटे। तो इसमें तो आपको नजर आ ही रहा है, पूरा का पूरा ही मिल गया, नहीं है, मैं आधा ही मिला रहा था इसको, यहां से मिला ही और जगह तो हमने छोड़ी नहीं। अच्छा यहाँ ये रह गई, थोड़ी सी ये रह गई, थोड़ी ये रह गई, ठीक है। अब देखो तो ये अब नजर आ रही है आपको, है ना। तो ये कंघीनुमा आकृति बनी है, दोनों ओर के सड़क है उसने अपरदन करके और इसको छोटा कर दिया है। छोटा करने से मुख्य रूप से ये शेप बन जाती है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, इसको जानते हैं अपन किस नाम से जानते हैं, अरेत के नाम से जो जानते हैं। कंघी और आरी के समान ये संरचना यहाँ पे दिखाई देती है। तो अरेत ये वाली संरचना, ये वाली संरचना अरेत, ठीक है। चले आगे, चलो जी।
अगला आकृति बनती है हॉर्न या गिरिशृंग। हॉर्न तीक्ष्ण चोटी, हॉर्न क्या एक प्रकार की तीक्ष्ण चोटी। तो लगाकार यदि अपन सड़कों का अपर्ण होता है तो मध्यवर्ती भाग इतना तीखा हो जाता है कि बीच में छूट जाता है ना, उसको हॉर्न या श्रृंग कहते हैं। गिरि, पर्वत, श्रृंग, चोटी। तीक्ष्ण चोटी जो होती है गिरि, श्रृंग, पर्वत, चोटी या हॉर्न कहा जाता है। तो सड़क निर्माण के बाद लगातार अपरदन से सड़क पीछे हटते जाते हैं, निरंतर अपरदन से पिरामिड आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है और उस पिरामिड आकार की चोटी को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड है, कंटिन्यू एक के बाद एक रिलेटेड आकृतियां मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहा हूं। देखो इसमें जो चोटी बनती है वो कैसे बनती है। जल्दबाजी तो नहीं है, लेकिन शेप जरूर आप तक बताऊंगा मैं ना। अब इसमें ये वाले भाग में अंदर जो तीक्ष्ण चोटी मुख्य रूप से कैसे बनती है, तो लगातार कटाव से इस तरह की सी आकृति, इस तरह की सी आकृति बन गई। बीच में यहां से कटाव हो गया है ना, और ये भाग सीधा खड़ा रह गया। थोड़ी सी तीक्ष्ण चोटी ज्यादा तीखी हो गई ना ये। इस तरीके से एक चोटी बन गई है ना, ये तीक्ष्ण चोटी बन गई है। ठीक है, तो इस तीक्ष्ण चोटी को मुख्य रूप से किस नाम से अपन जानेंगे, हॉर्न के नाम से जानेंगे। तो इसको बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, ये ग्राउंड दे दिया मैंने और ये आसमान दे दिया मैंने, ये लो जी। ठीक है, अब बीच में ये चोटी खड़ी है स्तंभ के आकार में। इस तरह की जो शेप है उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, हॉर्न या गिरिशृंग। गिरिशृंग ये वाली है, समझ गए। तो इस तरह की शेप यदि एक नुकीली शेप रह जाए, यहां से कटाव हो गया, यहां से क्या हो गया, कटाव हो गया, तो आसमान के अंदर सीधी खड़ी मिल रही है। यहां भी कटाव हुआ, दोनों ओर से सड़क से लगातार कटाव होने से बीच का भाग जो है स्तंभ नुमा शेप में रह गया। तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, गिरिशृंग या हॉर्न। क्या दिया, हॉर्न। उसके बाद में अगली आकृति बनती है नूनाटक। अगली कौन सी है, नूनाटक। क्या होती है नूनाटक, देखिए। विस्तृत हिमनदों के बीच ऊंचे उठे टीले, विस्तृत हिमनद जो होते हैं उनके बीच ऊंचे उठे टीले, जो चारों ओर से बर्फ से गहरे होते हैं और ये हिम घिरे होते हैं। जो बर्फ चारों ओर से बर्फ से घिरे होते हैं, ये हिम मैदान में बिखरे द्वीप के समान दिखाई दे जाते हैं, जिसको अपन नूनाटक कहते हैं। अब एक प्रकार का इंसेलबर्ग हो गया, ये क्या हो गया, एक प्रकार का इंसेलबर्ग। अब मुख्य रूप से ये जो नूनाटक की आकृति बनती है, हिमनदों के बीच में, हिमनद प्रवाह होते हैं उसके बीच बीच में टीले दिखाई देते हैं, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, नूनाटक बोलते हैं, है ना, नूनाटक। तो इसकी शेप कैसे बनाएंगे अपन, अभी बना देते हैं। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात तो है ही नहीं, अपने तो टेंशन वाली बात तो है ही नहीं ना, या है, नहीं है। ये लो जी, अब की बार तो पेन सीधा ही लेते हैं अपन।
ठीक है, ये प्रदेश है, सीधा ले लिया, थोड़ा डायग्राम सुंदर लगे अपने को, है ना। अब इसमें यह हिमानी दोहत मैदान है ना, हिमानी सॉरी हिम घाटी हिमनद है मुख्य रूप से। तो घाटी हिमनद होते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों से जो हिमनद होते हैं वो नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और यहां से हिमनद प्रवाह अपन दिखाते हैं, तो मुख्य रूप से दूर दूर तक इस प्रकार से ऊपर से ये हिमनद का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। ये हेलो पहाड़ियों से ये एक प्रकार से क्या है, हिमनद का प्रवाह हो रहा है, काफी लंबे चौड़े हिमनद है, ठीक है। तो इस ओर इसका ढाल है, ये इधर दिखा दिया अपन, इस ओर हिमनद का प्रवाह मुख्य रूप से है। अब बीच बीच में क्योंकि जो कठोर शैलें होती है उनके पिंड बीच बीच में नजर आते हैं, है ना। बीच बीच में इस तरह के जो गोलाकार पिंड है आपको नजर आते हैं जगह जगह, जो मुख्य रूप से इस हिम जो क्षेत्र होता है उसमें बीच बीच में ये पिंड नजर आते हैं। तो ये जो पिंड मुख्य रूप से है यही नुनाटक कहलाते हैं। इसको ये देखो, ये क्या है, नुनाटक, समझ गए। और ये पूरा एरिया मुख्य रूप से क्या है, एक मिनट, यहां टच नहीं है ना, ये लो जी, ठीक है। और ये लो जी आसमान, ये इसके पार्श्व है, ये दो पार्श्व, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में आपको नजर आ रही है ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो एक बड़ी हिमानी क्षेत्र है, इसको मैं कह दूं घाटी हिमनद, घाटी हिमनद, ठीक है। तो घाटी हिमनद के बीच बीच में आपको ये निक्षेप वाली जो संरचना मिलती है, जिसके अंदर ये बीच बीच में आपको नजर आ रहा है हिम क्षेत्र है, और थोड़े से इस सामान्य धरातल से ऊपर है ना, अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, कठोर शैलों के रूप में है। तो इनको अपन नुनाटक की शरण संज्ञा देते हैं, किसकी, नुनाटकी की संज्ञा अपन यहाँ पे इसको देते हैं। तो इसमें लिखा था हिमनदों के बीच में ऊंचे उठे टीले, समझ गए, तो ऊपर उठे हुए ये टीले होते हैं मुख्य रूप से। अपने शेप दूसरी डिजाइन में बनाया गया, इसको ऐसे न बना करके इसको शेप को अपन दूसरे तरीके से बनाए, टीलों को ऐसे न बना करके अपन दूसरे तरीके से बनाए। टीले नजर आने चाहिए, तो ये तो खाइया सी हो गई ना, तो टीले अपन बनाए तो थोड़ा सा चेंज करें इसको, देखते रहिए आप। बीच में उठे हुए टीले बनाने हैं तो हमें इनको इस रूप में बनाए, ताकि पता चले कि बीच में उठे हुए टीले है ना, वरना तो झील सी नजर आ रही है अपने को। ये बीच बीच में आपको नजर टीले आ रहे हैं, अब ठीक है, ठीक है। तो ये जो टीले आपको बीच बीच में नजर आ रहे हैं ये नुनाटक है, जी, ठीक है। अब समझ गए ना आराम से, इसको अपन क्या कह देंगे, नुनाटक कह देंगे। ये नुनाटक, नुनाटक, नया नाटक नहीं, नहीं नया नाटक तो नहीं है ऐसे नहीं कहेंगे, नुनाटक, बीच में नाटक तो यही कर रहे हैं ना, हिम प्रवाह हो रहा है, इसके बीच में अकेले खड़े हैं, तो एक प्रकार से नया नाटक ही हो गया ना, उसके साथ नहीं बह रहे हैं, नुनाटक है। चलो जी, गिरी श्रृंगे, श्रृंग पूछे, श्रृंगे पूछे, तो श्रृंग पूछ क्या होती है मुख्य रूप से, तो जब हिम क्षेत्र में बेसाल्ट या ज्वालामुखी निक्षेप के ऊपर गांठ के रूप में निकला होता है, थोड़ा सा धरातल जो है उसमें कहीं ना कहीं बेसाल्ट जमा है जो गांठ के रूप में ऊपर निकला होता है, जिस ओर से हिमनद आता है उस ओर से अपरन से ढाल उबड़ खाबड़ हो जाता है, ठीक है। और इस भाग में पलग के पीछे वाला जो भाग उसका ढाल मंद हो जाता है और पूंछ की समान उसकी आकृति दिखाई देती है, जिसको गिरिश्रंग कहते हैं। अब ऐसे तो आप नहीं समझे, इसको डिफाइन कर दिया आपने, लेकिन मेरे साथ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डायग्राम से तुरंत आप समझ जाओगे। गिरिश्रंग मुख्य रूप से क्या होता है, गिरिश्रंग थोड़ी होया था, श्रृंग पुच्छे, श्रृंग पुच्छे, है ना। तो इसकी शेप हमें कैसे बनेगी मुख्य रूप से, ये कैसे बनता है, तो हम देखते हैं कि ये एक धरातल के रूप में
अपन भाग लें इस धरातल में, इधर अपन देखते हैं कि इस प्रकार किसी एक आकृति है, ठीक है। अब इसमें यह कोमल सेल है यहाँ पे, और यहां वाली जो सेल है ये वाली, ये थोड़ी कठोर सेल है, तो ये बीच में बेसाल्ट है ये एक प्रकार का, है ना। उसके बाद में आगे की ये जो सेल है ये और सामान्य सेल आ गई। यहाँ पे 3 तरह की सेल अपन ने बना दी। तीन तरह की सेल अपन ने बना दी है। तो मैं यहां नोटिफाई भी कर दूं आपको कि अलग अलग सेलें मुख्य रूप से है। तो ये तो हो गई सामान्य सेल, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी है कमजोर सेल, उसके बाद में हार्ड सेल, है ना, और उसके बाद में सामान्य सेल। ये 3 तरह की सेलें यहाँ पे, 3-4 तरह की औषधि सेलें मुख्य रूप से यहाँ मिलती है आपको, सॉरी बेसिक सेलें मिलती है आपको। और ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसमें होता क्या है कि जब अब हिम जो है ना, हिम इस ओर से आ रहा है, इसमें हिम की दिशा ये है, इस ओर से हिम आ रहा है मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये हिम की दिशा है, हिमानी दिशा, ठीक है। हिमानी दिशा, इस ओर से हिम आ रहा है। अब ये कमजोर सेल थी यहां पे, ये जो सेल है किस तरह की है, कमजोर सेल, कमजोर कह दो चाहे मुलायम कह दो। तो इस कमजोर सेल का तो हिमानी के द्वारा अपरदन हो गया, कमजोर सेल का तो हिमानी के द्वारा अपरदन हो गया। और ये थोड़ी सी कठोर सेल थी जो अवरोध पैदा करती है, कठोर सेल। और कौन सी कठोर सेल है यहां पे, बेसाल्ट निक्षेप से, लावा निक्षेप की ये कठोर सेल है, ठीक है। बेसाल्ट कठोर सेल है ये मुख्य रूप से। फिर ये सामान्य सेल आ गई पुनः वापिस, सामान्य कठोरता वाली सेल, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें तो अपरदन हुआ यहाँ पे तेज, क्योंकि कमजोर सेल थी, मुलायम थी। फिर धीरे धीरे हिमानी है, इसमें अवरोध पैदा हुआ, तो यहां से ऊपर बढ़ी, ऊपर बढ़ी तो आगे की ओर इस कठोर को तो उतना नहीं काट पाई, और फिर यहां से ये हिमानी आगे चली, तो इसकी जो पीछे वाला भाग है इसमें एक सामान्य सा ढाल के, एक धीमा ढाल कह सकते हैं इसको, धीमे ढाल के रूप में कटाव किया। किस रूप में कटाव किया दोस्तों, धीमे ढाल के रूप में इसमें कटाव किया। तो इस तरह की जो शेप बनती है उसको बोलते हैं श्रृंग पुच्छ। इसका ये पीछे वाला भाग, पूंछ वाला भाग है, यही श्रृंग पुच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रृंग पुच्छ कहलाता है, समझ गए। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। और ये आइस वाला क्षेत्र पूरा का पूरा है ही, जिसको भी अपन यदि किसी लाइट कर देंगे थोड़ा सा, ये लो जी, पता नजर आए थोड़ा सा बढ़िया सा। तो ये वाला भाग है, यहाँ से आइस इधर आ रही है और ये इसका ढाल है। ये वाला भाग श्रृंग पुच्छ कहलाता है। यहाँ कमजोर, यहाँ कठोर बेसाल्ट सेल थी, यहाँ थोड़ी सी सामान्य सेल थी। तो कटाव आपको पता है सेल की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कम होता है या ज्यादा होता है। उसके बाद में आता है भेड़ पीठ सेल। अब भेड़ के पीठ के समान आकृति बन जाती है ना, भेड़ पीठ सेल, तो उसके समान आकृति बन जाती है। तब किस तरह की अब ये भेड़पीठ सेल जो होता है ना, वो अपने इससे पहले वाला आपने देखा है कि श्रृंग पुच्छ जो होता है उससे ठीक विपरीत बनता है। फर्क क्या होता है इसमें, जो स्नो की जो बर्फ जो है उसका प्रवाह की दिशा चेंज होती है, बस इतना ही फर्क होता है। आकृति लगभग सेम सी होती है। तो भेड़पीठ सेल, अरे कैसे बनती है भेड़पीठ सेल, टाइम कितना हो गया, चलो है 10 मिनट अभी। तो भेड़पीठ सेल का मतलब है, इसको बोलते हैं रोचे मोंटेनी, रोचे मोंटेनी के नाम से पुकारते हैं इसको। तो हिम क्षेत्रों में कुछ हिम अपरदित शिलाएं ऐसी होती है जो दूर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे लंबी ऊन वाली भेड़ हो, और इसमें जिस ओर से हिमनद बहता है उस ओर का ढाल अपघर्षण से चिकना हो जाता है, और दूसरी ओर का जो ढाल है उसमें उत्पाटन होता है। तो उत्पाटन से क्या होता है, बड़ी शिलाएं उखड़ती है, बड़े पिंड, बड़े शिलाखंड है वो उखड़ते हैं, तो यहां खरोंचे पड़ जाती है।
इस तरह की जो संरचना बनती है उसको भेड़ पीठ सेल कहा जाता है। भेड़ की पीठ के समान आकृति इसकी हो जाती है। अब डायग्राम से समझेंगे ये कैसे बनती है। तो भेड़ पीठ सेल, ठीक है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे। आकृति वैसी की वैसी है, कोई ज्यादा इसमें चेंज है नहीं, लेकिन चेंज है तो किस बात का? चेंज है मेरे दोस्तों किस बात का? चेंज है सिर्फ और सिर्फ समझने का, ठीक है, समझने का चेंज है। ये कोई स्थल भाग अपन ने ले लिया, कहीं का टुकड़ा काट करके ले लिया। अब इसमें अपन क्या करते हैं, देखो इस प्रकार की सी शेप, अभी पहले भी मैंने ऐसे ही बनाई थी। हुआ क्या है इसमें जो आइस है वो इधर से जा रही है, हिम जो है ना इधर से प्रवाहित हो रही है ना। तो ये हिमानी दिशा, और जिस ओर से हिमानी आ रही है उस सेल ये यहां क्या हो रहा है, अपघर्षण हो रहा है। अपघर्षण से ये भाग ना, अपघर्षण से ये भाग तो हो गया चिकना और सपाट, ये आपको नजर ये चिकना और सपाट हो गया ये भाग तो, ठीक है। अब यहां ढाल ज्यादा है और यहां कमजोर सेल थी, ये भी कारण है। तो यहां से ऊपर से सीधी नीचे गिर रही है क्या, आइस। यहां हिमानी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये क्या है, यहां बिना संपर्क की गिरती है। कैसे गिरती है? बिना संपर्क की गिरती है यहां पे। और बिना संपर्क के जब यहां गिरती है तो यह क्या करती है, यहां उत्पाटन करती है। यहां क्या करती है, उत्पाटन। और उत्पाटन में का आपको पता है, मैंने सबसे पहले समझाया था आपको कि इसमें बड़े शिलाखंड जो है उनको सीधा अपनी ओर तोड़ करके ले जाती है, समझ गए। तो यहां उत्पाटन है, यहां अपघर्षण है। अब यह आइस यहां से नीचे गिर रही है, फिर आगे बढ़ती है, ये हिमानी आगे से बढ़ती है। तो यहां संपर्क बहुत कम होता है, तो थोड़ा बहुत अचानक घर्षण होता है, उससे उत्पाटन होता है। ये जो आकृति है इसको बोलते हैं, ये दूर से भेड़ सी नजर आ रही ना, तो लंबी ऊन वाली भेड़ है, तो इसको भेड़ पीठ सेल के नाम से पुकारा जाता है। ये लो है ना, भेड़ पीठ सेल। तो यहां अपघर्षण हो रहा है, और ये इसकी आइस का ढाल बता दिया, इस ओर इसकी दिशा है, और यहां उत्पादन है, और इस भाग में अपघर्षण है, ठीक है। इस तरह से बनती है इसकी संरचना, समझ गए। चलो आगे, अगली शेप आती है हिम सोपान। ये तो बेसिक सी है, हिम सोपान। तो इसमें क्या होता है, जब ग्लेशियर स्टेयर सीढ़ियां बन जाती है ना, स्टेयरवे, घाटी हिमनद के अपरदन के बाद प्रवाह के मार्ग में सोपानाकार भ्रंश से सोपानाकार आकृति का निर्माण होता है, तो उसको इस प्रकार की आकृति को सोपानी संरचना को हिम सोपान कहा जाता है, ठीक है। भाई बात है, सामान्य सी बात है भाई, के मैं तो हिम सोपान तो आप सीधो ही लिख दिया, ठीक है। इनमें तो कोई ज्यादा डिजाइन लगवा की अपन जरूरत भी को नहीं है। यदि इस प्रकार से कटाव हो जाए, ठीक है, और कहीं कहीं यहाँ झीलें भी मिलती है हिम गहर में, है ना, तो इस तरह का कटाव यदि हिमानी से हो जाए तो मुख्य रूप से ये बीच बीच में कुछ आइस के झीलें भी यहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह की शेप जो मुख्य रूप से आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं हिम सोपान, ठीक है। हिमनद प्रवाह से इस तरह की संरचना यदि बन जाती है। और फिर अगला है फियोर्ड तट। अगला क्या है, फियोर्ड तट। तो अगली संरचना बनती है अपनी फियोर्ड तट, है ना। तो फियोर्ड तट कैसे बनता है, क्या होता है फियोर्ड? तो ये उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियां जो होती है, उन घाटियों के जो तट होते हैं उनको फियोर्ड कहा जाता है। ये सागर तट होता है जो गहरे जल के भाग होते हैं, जिनकी दीवारें खड़े ढाल वाली होती है मुख्य रूप से। ये दोनों गोलार्ध में पाई जाते हैं, मुख्य रूप से अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, ध्यान रखना अलास्का में मिलते हैं,
ब्रिटिश कोलंबिया में मिलते हैं मुख्य रूप से, उत्तर अमेरिका में लेब्राडोर मिलते हैं, ग्रीनलैंड में मिलते हैं, नॉर्वे दक्षिण अमेरिका में चिली में मिलते हैं, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में न्यूजीलैंड में इस तरह के फ्योर्ड तट मिलते हैं। तो ये हिमानीकृत गहरे कटाव युक्त तट होते हैं। तो इसकी शेप अपन बनाएंगे तो किस तरह की शेप बनेगी, तो फियोर्ड तट, ठीक है। तो इसकी शेप अपन बनाते हैं, किस तरह की शेप बन सकती है, प्रयास करता हूं, अच्छी बनाएंगे, कोशिश तो यही है अपनी। फ्योर्ड तट अच्छा ही बनाएंगे अपन, है? क्योंकि मैंने अब की बार स्केल ले ली है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो एक और तो होगा महासागर, एक और होगा स्थल भाग। तो यहां अपन देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसको मैं बना दूं स्थल भाग, ये तो स्थल भाग है। और ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कैसा है, जलीय क्षेत्र मान लेते हैं। तो यहां पानी है, अभी फ्योर्ड तट बना देते हैं आपको, ये पूरा का पूरा महासागर जलीय क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि तटवर्ती भाग जो महासागरों के वहीं ये फ्योर्ड मिलते हैं। अब ये खड़े ढाल वाला ये स्थल भाग है, ठीक है, ये स्थल भाग है। इसमें ये खजूरी का पेड़ भी लगा दे, खजूर तो आम जामुन है, तेंदुपलास अमलतास है, इस तरह के पेड़ लगा दे। ये हो गया अपना स्थल भाग, स्थल खंड, ध्यान से देख लेना, ये हो गया महासागर। महासागर या जलीय क्षेत्र। अब यहां दोनों का तट हो गया, समझ गए। अब यहां क्या होता है, यहां से अपन देखते हैं तो इस सागर के पास में यहां गहरे गर्त बन जाते हैं। यहां तट और सागर के पास में क्या बन जाते हैं, गहरे गर्त बन जाते हैं। यहां पे यहां गहरे गर्त है, और ये गहरे गर्त है काफी गहरे होते हैं, काफी गहरे गर्त है ये वाला क्षेत्र। तो ये जो गहरे गर्त वाला क्षेत्र है इसको फ्योर्ड कहा जाता है। यहां काफी खाई, बड़ी खाई हो जाती है। तो इसको तो स्थल को दिखा दें, ब्राउन से, पूरा ही कैसे हो गया, एक मिनट दिखाते हैं, आप चिंता मत कर लेना, ठीक है। अब ये बीच बीच में मैंने पौधे लगा दिए, तो ये हो गया स्थलखंड, ठीक है। अब ये हो गया जलीय भाग, ये पूरा महासागर, आगे महासागर। अब बीच में ये निम्न तट के पास में निम्न खाई वाला जो क्षेत्र होता है, गहरी खाई वाला क्षेत्र होता है मुख्य रूप से, जिसमें ये ढाल तीखा होता है, जो स्थलखंड का ढाल है वो तीखा होता है। और यहां इस ओर बन जाते हैं, तो इस ओर जाते हैं तो महासागर जो है ना, बीच में ये जो तट है ये थोड़ा ऊंचा नजर आता है आपको। यहां जो तट है वो थोड़ा सा आपको, ये वाला जो भाग है बीच में ये थोड़ा ऊंचा नजर आएगा, और फिर वापिस यहां गहराई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो खाई आपको नजर आती है मुख्य रूप से, इसको गहरे ब्लू से कर दूं मैं ताकि ये गहरी ब्लू वाली खाई है। तो ये तट है वो फ्योर्ड कहलाता है। इसमें थोड़ा सा लाइट सा कलर दूसरा भरता हूं ताकि ये बीच में गैप दिखाए महासागर में, ये थोड़ा सा कम गहरा भाग है, तो इससे तो नहीं दिखा सकते अपन, है ना। कलर तो दूसरा ही लेना पड़ेगा इसमें, आसमानी लेते हैं, हल्का सा आसमान, ये लो जी, ये कम गहरा भाग दिखा दिया मैंने। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये वाली जो संरचना है, ये वाली है ना, ये फियोर्ड है, इसका ये कम गहरा भाग है यहां पे,
और फिर महासागर तो गहरा है ही है, ठीक है। और ये स्थलखंड आ गए इस साइड में, ठीक है। और इसमें पेड़ लगाए थे, तो पेड़ों को तो हरा तो करूँ ना, कम से कम पेड़ लगाए उनको हरा तो कर दो क्या। ये ग्रीनरी लगा दी अपने, है ना। ये पेड़ बीच बीच में खड़े हैं, तो इस तरह की जो शेप बनती है उसको बोलते हैं फियोर्ड। क्या बोलते हैं? फियोर्ड। आया होगा समझ में। कैसी लगी क्लास आप अवश्य बताएं और कमेंट जरूर करें, ठीक है। कहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ नहीं जुड़ा हुआ ना। तो ये आकृति हो गई फ्योर्ड तट की, इस तरह की सी शेप होती है। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ये चिल्ली है ना, नॉर्वे है, ब्रिटिश कोलंबिया है, अलास्का है, न्यूजीलैंड है ना। इन भागों में मुख्य रूप से इस तरह के फ्योर्ड तट की आकृति वो देखने को मिलती है। तो ये था एक हिमानी और हिम नदी के द्वारा निर्मित या बनाए गए प्रमुख स्त्रलूप, जिनके विस्तार से अपन ने चर्चा की है। मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगली क्लास में अपन देखने वाले हैं कि जो हिमानियां होती है उनके द्वारा निक्षेपण से कौन कौन सी शिलाकृतियां वो बनाई जाती है। तो जुड़े रहे सर्वा क्लासेज के साथ में, और अन्य साथियों को शेयर भी करें, क्लास को सब्सक्राइब भी कर लें। एप्लीकेशन जो है अपना एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल भी कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन में ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। सर्वा क्लासेज के नाम से ही अपना एप्लीकेशन है, तो सर्वा क्लासेज के नाम से ही अपना एप्लीकेशन है, तो इसको इंस्टॉल कर लें। और थैंक यू फॉर ज्वाइन अस सर्वा क्लासेज। डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन को, और वहां पे संपूर्ण नोट्स और कोर्स आपको बिल्कुल सस्ती रेट में, मात्र और मात्र, मैंने कहा कि ये कोर्स तो मैंने अभी होली का ऑफर निकाल रखा है, शायद ऑफर 10 तारीख तक है। टीम से बात करेंगे, 10 तारीख तक उसमें डेट दी होगी, तो मात्र 50 रुपए में। देखो बच्चों के लिए वही बात ना, कोशिश करते भाई, मेहनत करते सिर्फ आपके लिए करते हैं। तो मात्र 50 रुपए में शानदार नोट्स है। एक बुक दी आती 50 रुपए में, जीके वाले लाते हो बाजार से, जिसके अंदर बेसिकली कहीं ना कहीं से कुछ भी भर दिया और आप 50 रुपए दे के आ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, है ना। बहुत शानदार क्लास दे रहा हूं। तो फिर मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को विराम देते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू दोस्तों।